हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एजुकेशन। मैं आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लेके आया हूँ जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, जिसका पार्ट 1 है। ठीक है। एसएससी, पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, डीआरडीओ, डिफेंस, लगभग सभी एग्जामों में जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस के, सभी क्वेश्चंस में इसमें ऐड ऑन किया हुआ हूँ। तो चलिए सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन गैस निकलती है। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CA × ClO के होल ट्वाइस। आपको व्हाइट कलर में जो दिख रहा होगा यह है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब क्लोरीन के बारे में जानते हैं हम लोग कुछ। क्लोरीन की डिस्कवरी सबसे पहले कार्ल विलियम ने 1774 में की थी। और इसमें क्या होती है, जो क्लोरीन में 206 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि गमन करती है। ठीक है। 17 एटॉमिक नंबर इसकी होती है और पीरियड 3 और ग्रुप 17 में या पीरियोडिक टेबल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक में पड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक परसेल 2, 8, 7 इसकी होती है। आई होप आप सभी को पता होगी। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। आपको एक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इमेज में। यहाँ पे जो क्लोरीन आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर फ्लोरीन पड़ता है, नीचे ब्रोमीन पड़ता है, लेफ्ट में पड़ता है सल्फर और राइट में पड़ता है ऑर्गन, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, जिसको जी से डिनोट करते हैं, इसके सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, जिसको बड़े जी से डिनोट करते हैं, उसकी खोज की थी। ठीक है। बड़े जी का मान होता है 6.674 × 10⁻⁻11। ध्यान रखिएगा। जैसे इसको निकालने के लिए, जैसे एक M1 और M2 का दो द्रव्यमान हो, ठीक है, उसको निकालने के लिए सूत्र होता है F1 = F2 = G M1 × M2/r²। ध्यान रखिएगा, ये होता है किसी दोनों पिंडों के बीच का फोर्स निकालने का सूत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ते का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में, जिसको जिंक बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन का सबसे पहले नाम दिया था लुइगी गेल्विन ने, जो आपको इमेज में दिख रही होगी, यह है लुइगी गेल्विन। इन्हीं के द्वारा गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का नाम रखा गया। ठीक है। अब जस्ता के बारे में जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा जो सिल्वर ग्रे कलर का, यह है जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं। राइट। अब जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ग्रुप 12 और पीरियड 4 में ये स्थित है, ब्लॉक डी में। आई होप आपको अच्छे से पता होगा। ये एक मेटल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक परसेल 2, 8, 18, 2 होती है, जो आपको यहाँ पे इमेज में, छोटी सी इमेज में दिख रही होगी, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की। इसके अप में जो ऊपर होते हैं कोई भी तत्व नहीं है, नीचे कैडमियम है, लेफ्ट में कॉपर है और जिंक में गैलियम है। आई होप आपको जिंक के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से उसकी रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन विधि से हाइड्रा अपना पुनर्जनन करता है। हाइड्रा, ठीक है ना। ये देखिए जो इमेज में आपको दिख रही है, ये है हाइड्रा। ठीक है। अब मुकुलन प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है। आप इमेज में पहले देख लीजिए। मुकुलन प्रक्रिया में क्या होती है, कि एक जो हाइड्रा होता है उसमें एक छोटी सी बीज टाइप के उसी में निकलती है, ठीक है ना, उसी से, और वो एक अच्छे से निर्माण होती है, और जब बड़ी हो जाती है तो आगे चल के वहाँ से अपने उसके शरीर से हट जाती है और दूसरा हाइड्रा तैयार हो जाता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं मुकुलन प्रक्रिया। ठीक है ना, जिसमें हाइड्रा और ईस्ट दोनों में ई होती है। ठीक है। अब क्या होता है, बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाहनों में हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण का नहीं, अवतल दर्पण और परवलयिक दर्पण का प्रयोग ही किया जाता है। दो ही दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में, जैसे आपको इमेज में दिख रही होगी, ठीक है ना। ये जो हेडलाइट दिख रही है इसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक जगह फोकस करती रहती है। और उत्तल दर्पण में इस फोकस अगर लगेगी तो चारों तरफ इसकी जो लाइट बिखर जाएगी और अच्छे से आगे दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का होता है अवतल दर्पण। आपको इमेज में दिख रहा होगा, इधर से फोकस होती है और इधर से हार्ड सरफेस होती है उसकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? तो अमीबा किस विधि से अपना प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी विखंडन के द्वारा, जिसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, उसके द्वारा अमीबा अपना प्रजनन करता है। इमेज में देखिए ये है अमीबा, ठीक है। इसका प्रजनन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको बाइनरी विखंडन बोलते हैं, क्या होती है। देखिए ये है इमेज, ठीक है, बाइनरी विखंडन की क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके पास प्रेजेंट सेल होती है एक होती है, उसके बाद जब ई बाइनरी फ्यूजन जब होती है तो वहाँ पे दो सेल बनती है, ठीक है ना। आज जब धीरे धीरे जब सेल न्यूक्लियस दो अलग अलग बन के तैयार हो जाती है, तो अलग अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके दोनों अलग हो जाती हैं और एक अमीबा न्यू बन जाती हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो वैसे ही ये अमीबा जो है आपको दिख रहा होगा, ये इसी प्रकार से अपना प्रजनन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0, क्योंकि हीरा किसी से संपर्क नहीं करता है, हीरा अस्थायी होता है, जिसको डायमंड बोलते हैं, इसलिए इसके बाहरी सेल में एक भी संख्या नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो एस्टेब्लिश होते हैं उसके बाहरी सेल में एक भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 7 होती है। आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए आप इमेज में आपको अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होता है, उसका सिंबल होता है एन, नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, और इसमें न्यूक्लियस 7 होती है, इसका एनर्जी लेवल 2 होता है और एटॉमिक नंबर भी 7 होता है। इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 14.0 AMU के बराबर होता है और एटॉमिक रेडियस होता है 56 PM, ध्यान रखिएगा। और प्रोटॉन भी इसमें 7 होती हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं हम लोग। ग्रुप नंबर 15 और पीरियड 2 ब्लॉक पी में उपस्थित होती है नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक पार्सल 2-5 होती है। आप सभी को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, यह है इमीटर। इसको विद्युत प्रवाह को मापने के लिए इसी का प्रयोग में लाया जाता है, जिसका नाम एमीटर है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। जाइगोट का निर्माण किससे होता है? अब जाइगोट का निर्माण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों से होगा, क्योंकि शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों से होता है जाइगोट का निर्माण। आइए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगी जाइगोट होती क्या है। आपको इमेज जो दिख रही होगी, सबसे पहला नंबर क्या होती है, जब स्पर्म और एग्स दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद सेल का निर्माण होता है, उसके बाद मेरुला का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपको। आइए मैं दूसरा इमेज दिखाता हूँ, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे एग आ गई, स्पर्म आ गई, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना दिया। जाइगोट बनाने के बाद धीरे धीरे कुछ हफ्तों के बाद ये एम्ब्रियो में बन जाता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर होते हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा। और उसमें एक अच्छे से बहुत ही अच्छा छोटा सा बच्चा गर्भाशय में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जाइगोट के बाद। दूसरा इमेज में दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद जब सेल बनते हैं, सेल से 2, 4, 8,
16 बनते हैं। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, जो इसको बीजांड बोलते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। सेल्स बनने के बाद फ्यूटस में 4 वीक के बाद फ्यूटस बनता है, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। इसमें बच्चा बनना शुरू होता है छोटा सा। 10 वीक के बाद छोटी छोटी आँखें, हाथ दिखना शुरू हो जाते हैं, इसका आकार बनना पूरा शुरू हो जाता है। और 16 वीक के बाद पैर हाथ आ जाती है, ठीक है ना। और पैर हाथ आने के बाद जब 20 वीक होता है तो अच्छे से इसकी पूरे शरीर का आकार, कान, नाक, मुंह सब कुछ प्रॉपर वैसे दिखने लगता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है एक, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है एग और स्पर्म में, तो पूरी, ठीक है। और इसी के बीच में जाइगोट एक नाम है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट कब होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा फ्यूटस कब होता है, या इसमें पूछ सकता है क्या एम्ब्रियो कब होता है, कैसे होता है, तो आप अच्छे से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट में। देखिए इमेज, यह है अवतल दर्पण, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, और यह है सर्च लाइट, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो फोकस एक तरफ ही केंद्रित होती है, इसलिए सर्च लाइट में इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और बाहर की तरफ से यह सख्त मेटल से होती है, या इस पर क्ले की होती है, ठीक है ना, या पेंट की होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना सा ही फ्रेंड्स। आपको अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सभी जगह शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।